कि जब एक हस्बैंड एक वाइफ का सताया हुआ हो, एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, वो कहाँ जाएगा? तो आज जो प्रोटेक्शन ऑफ जहाँ ये फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट केसेस है, या फिर यू वुड से एक न्यू यूनिक लिटिगेशन शुरू हो रही है, आने वाले टाइम्स में ये चीज़ें आम हो जाएंगी। जो सताया हुआ होगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होगा, वो अप्रोच करेगा, लड़का हो या लड़की। जम्मू कश्मीर की जुडिशियल हिस्ट्री में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जहां पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नोटिसेस जारी किए हैं एक महिला के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। यानी कि एक हस्बैंड थे जिन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर किया, उसका कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट ने लिया। इस केस को इस तरीके से समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के बारे में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सामने यही आता है कि जो वाइफ होती है वो फिर अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर करती है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल है। रिवर्सल इस तरीके से कि जो हस्बैंड है उन्होंने वाइफ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर किया है। तो जिन्होंने ये केस फाइल किया है, एडवोकेट मीनाक्षी सलाथिया, वो इस समय मेरे साथ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या जो कानून है, कानूनों में क्या उस तरीके के प्रावधान हैं कि एक मर्द भी अपनी पत्नी के खिलाफ या उनकी फैमिली के खिलाफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर सकता है। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले यही कि आपको जब अप्रोच किया गया तो क्या बताया गया आपको कि मामला क्या था, और जब आपने पूरा मामला सुना भी तो आपका रिएक्शन इसमें क्या था? थैंक यू पल्लवी जी, आपके क्वेश्चन के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे क्लाइंट मेरे पास ये अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं, जब उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम समझाई तो मुझे एज एक मॉरली मुझे बहुत अजीब सा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसमें इनफैक्ट किसी और के लिए नहीं, बट ओनली फॉर अ वाइफ जो प्रोविजंस जो अवेलेबल हैं। तो मैं उस टाइम बिल्कुल एक आई वुड से एक डिलेमा में आ गई कि मैं इनकी हेल्प किस तरह करूं, और उनकी स्टोरी सुन के, और वो अपनी बच्ची के लिए रो रहे हैं, उनकी बेटी है 1.5 साल की, उसके लिए रो रहे हैं, अपनी वाइफ के इतने सताए हुए हैं, उनकी मदर के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनकी वाइफ ने उनकी मदर के ऊपर मतलब उनको गाली गलौज किया वगैरह, और इतना इतना मेंटल हरासमेंट, और इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, और कई कई जगह वो फिज़िकली भी उनको कोई ऑल्टरकेशंस उनके आपस में हुए। तो उस टाइम मैं इतनी डिलेमा में आ गई कि कैसे इनकी हेल्प की जाए, कैसे कोई ऐसा रिसर्च वर्क हो। और बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जहाँ एक कोई इंजरी किसी इंसान को हो, वहाँ कोई ना कोई राइट वायलेट होती ही है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरी और हमारी टीम ने वी स्टार्टेड आवर रिसर्च वर्क, और देन हमने वी लेड आवर हैंड्स ऑन अ जजमेंट जिसमें। जजमेंट पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लाइक अप्रोचिंग दिस कि क्लाइंट आपके पास आए, उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उन्हें किस तरीके से वो हरास हो रहे हैं। आपका लाइक पहला रिएक्शन मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जनरली बिकॉज यू आर ऑल्सो अ फीमेल लॉयर, आपका भी जनरल परसेप्शन पहले क्या था कि क्या पॉसिबल है दैट वाइफ ने भी इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस अपने पति के खिलाफ की होगी, या फिर जनरल वी अज्यूम कि मर्द है, वेल केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स, कहीं फिजिकल वायलेंस पे भी बात होती है, वेल केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स, तभी इस तरीके के कानून बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट वुमेन। अगर कानून की बात भी की जाए तो कानून के नाम में ही जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है। तो आपका अप्रोच क्या था? डिड यू थिंक कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही माइट नॉट बी टेलिंग द ट्रूथ, या फिर लाइक मे बी जो मुझे जो है एज अ फीमेल आई शुड टेक द साइड ऑफ अ फीमेल, और डिड यू अप्रोच इट कि नहीं, मेरा क्लाइंट है, मेरे पास आए हैं, आई शुड हियर हिम आउट एंड आई शुड ट्राई टू फाइंड अ वे आउट? हम्म। तो ये यही जो मैं आपको समझा रही थी, उस समय मेरा एक मॉरल डिलेमा बहुत था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर एज अ वकील पता था कि शायद इनकी जो हेल्प है लीगली अवेलेबल ना हो, क्योंकि एक्ट जो है वो बड़ा जेंडर न्यूट्रल इतना नहीं है। तो इसके लिए मैं वो रिसर्च वर्क पे ना, बट अब एक अंदर से मुझे एक महसूस ये होता था कि एज अ एक प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी क्लाइंट की तरफ बन जाती है कि आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन दें। तो उसके लिए जो रिसर्च वर्क है वो बड़ा एक लॉयर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना रिसर्च वर्क इस तरीके से करें कि वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें। और इस केस में मेरी मॉरल ड्यूटी एज अ आई वुड से लॉ ऑफिसर ज़्यादा बनती थी। तो उस रिसर्च वर्क ने ही मुझे हेल्प की। मैं अब एक ओपिनियन फॉर्म करना अपने क्लाइंट के लिए कि वो क्या वो ठीक है या गलत, एक प्रोफेशनली मेरे लिए ठीक नहीं है। हमने एज लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, उनके डिफेंसेस ढूंढने होते हैं। तो वो डिफेंसेस जो हैं वो मेरे लिए एक उस टाइम एक चैलेंज बन गई। और उस वक्त फिर रिसर्च ने काफ़ी हेल्प किया, और उसमें जब वो जजमेंट मैं आपको जो पहले रेफर कर रही थी, वो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसने वही इशू डिस्कस किया है
जो बेसिकली मेरे क्लाइंट का था, कि जब एक हस्बैंड एक वाइफ का सताया हुआ हो, एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, वो कहाँ जाएगा? ऐसा कोई केस आपने पहले कभी जम्मू कश्मीर में अपनी जुडिशियल हिस्ट्री में कभी आपको आपके माइंड में आया हो कि ऐसा एक केस तो पहले भी हो चुका है, तो इट विल हेल्प मी कि आगे मुझे भी अगर केस में अपने डिफेंसेस प्रिपेयर करने हैं तो आई कैन यूज़ दैट जजमेंट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट का रेफर कर रहे हैं, लेकिन जे की जुडिशियल हिस्ट्री में डिड यू फाइंड एनीथिंग रिसर्च वर्क के दौरान भी, या कुछ आपके माइंड में हो जिससे आपको ऐसा लगे कि भाई इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, जेएन के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट मुझे मिली, और वो भी इसी पॉइंट पे, कि जहाँ पे ये डिस्कशन की जाए कि आर्टिकल 14 जो है वो हर लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे कहा जाता है, जैसे ये एक्ट जो है उन औरतों के लिए है जो किस चीज़ की प्रताड़ित की गई। जी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, ऑप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, उन लोगों के लिए। बट अल्टीमेटली हमने ये देखा गया कि ये बहुत मिसयूज़ भी होता है, और उसके बाद ऐसे लड़के भी हैं जो कहीं भी जा नहीं सकते। एक बारी आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में चल पड़ा, तो फिर आपको उन प्रोसीडिंग्स के को साथ चलना है, और फिर उसको उनको फॉलो करना है, और फिर उनका जवाब देना है, जो कहीं ना कहीं एक मेंटल हरासमेंट है। सो इस मेंटल हरासमेंट को मद्देनज़र रखते, एक मेंटल हेल्थ के इशू को नज़र रखते, मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो वो जब मुझे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मिला, तो मैं बहुत खुश हुई कि एटलीस्ट चलो एक रिस्पाइट, जो एक खुशी है, जो एक सेटिस्फैक्शन है, कि उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी हम लॉयर, हम कोर्ट को जाके सुना सकते हैं। अब उस जजमेंट पे आएँगे, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ उस जजमेंट में कहा गया है? क्या रिलीफ़ जो है उन मर्दों के लिए है जिन मर्दों के खिलाफ़ या तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या जिनके खिलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ हैं, या जिन्हें अपनी अगर बात रखनी है तो दे कांट फाइंड एन अप्रोच कि हम अपनी बात रखें तो रखें कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बड़ी इलेबोरेटली ये चीज़ समझाई है, कि जहाँ पर ऐसी बात आ जाए कि एक लड़के को डोमेस्टिक वायलेंस महसूस हो, और वो अपना राइट इसमें वो करना चाहता है, तो इसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आया कि हस्बैंड जो था अपनी वाइफ के खिलाफ ये करना चाहता था, क्योंकि ना तो वो इकट्ठे रहते थे, और काफ़ी देर से उनका मनमुटाव चल रहा था, बच्चे भी सफ़र करते थे। तो अल्टीमेटली जो विक्टिम्स हैं इन सारी चीज़ों के, कि ऐसे केसेस में जहाँ जो लड़कियां हैं वो थोड़ी एक सडिस्टिक अप्रोच रखती हैं शादी की तरफ, उनके लिए, मर्दों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो वैसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया कि आर्टिकल 14 जो है, वो कोई भी लेजिस्लेशन बनती है आर्टिकल 14 को मद्देनज़र रख के बनती है। तो कोई भी आर्टिकल 14 का मतलब है राइट टू इक्वालिटी। लॉ की, कानून की आँख में हर इंसान एक है, हर इंसान बराबर है। तो वैसा लेजिस्लेशन जो है, प्रोटेक्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस भी ऐसा ही है। पर इसमें कहीं न कहीं जो एक लॉपसाइडेड लॉ जो मैं आपको कहूँगी वो था। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और कहा कि नहीं, ये ऐसी लेजिस्लेशन है जो एक जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन के माध्यम से देखी जानी चाहिए, और कहीं कुछ-कुछ ऐसे क्लॉज़ेज़ हैं भी जो जेंडर न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन को, जो सेक्शन 2Q में है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। और वो मैं आपकी फैसिलिटी के लिए एक बारी पढ़ के सुना दूंगी। उसमें 2Q बोलता है, रिस्पोंडेंट मीन्स एनी मेल पर्सन हु इज़ और हैज़ बिन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought in relief under this act, provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner। अब इसमें मतलब इसमें कह दिया गया कि जो रिस्पोंडेंट है वो अडल्ट मेल ही हो सकते हैं, और वाइफ ही जो है फाइल कर सकती है, वो भी या तो उसके हस्बैंड के खिलाफ या फिर उनके कोई मेल रिलेटिव्स हों तो उनके खिलाफ। बिल्कुल। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक सास, वो भी एक फ़ीमेल है, अब अगर एक सास एक डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फ़ाइल करे अपनी बहू के खिलाफ, तो बहू रिस्पोंडेंट हो गई। तो वहाँ पे जो है वो डेफिनेशन फ़ॉल कर ही नहीं सकती, अब ये मिसमैच हो गया। एंड इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट तो काफ़ी इलैबोरेट है, वो मैं लेंथ डिस्कस नहीं कर सकती, बट उसका जो क्रक्स है वो यही है कि इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के
ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस चीज़ को एडल्ट मेल जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया है वो स्ट्रक डाउन होना चाहिए और हमें प्रमोशन इस चीज़ की करनी चाहिए कि अल्टीमेटली हमें अपनी सोसाइटी में एक बैलेंस रखना है। एक कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, किसी भी रिलेशनशिप का सताया जिसे प्रताड़ित हम बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इस जजमेंट ने ये सक्सेस पाया कि अब जो है उसके बाद ये होल्ड कर दिया गया कि एक एडल्ट मेल जो है वो इसकी इंटरप्रेट इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन के साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इस कंप्लेंट को बेसिस रखते मैंने यहाँ पे इस सॉरी जजमेंट को बेसिस रखते मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी। बट इस रिसर्च वर्क करने के बाद भी, मतलब महीने के रिसर्च वर्क के बाद भी मुझे कुछ डाउट्स थे कि शायद जो हैं यहाँ के मतलब हमारे लर्न जजेस क्या पता कोई एक इंटरप्रेट, क्योंकि ये एक वन ऑफ इट्स काइंड केसेस है, बड़ा यूनिक केस है, शायद कुछ डिफ़िकल्टी आए कि कुछ, पर नहीं। ऐसे केसेस जेएनके में लाइक यू सेइंग कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आपने देखा कि इस तरीके की कोई जजमेंट आई हो या इस तरीके का कोई केस फाइल किया हो जिससे आपको थोड़ी मदद मिली हो, कि जिसका भी आप सहारा ले सके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ साथ, कि ऐसा केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है और कहीं पर भी इस तरीके के केस फाइल हुए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई हैं? बिल्कुल, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ऐसा केस था, उसमें भी सिमिलर इश्यूज डिस्कस हुआ कि एक लड़के ने कंप्लेंट फाइल की अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कर्नाटका ट्रायल कोर्ट में, और वहाँ पे वो एंटरटेन नहीं की गई। फिर अल्टीमेटली उसने चैलेंज किया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं आपको बता रही थी, कोर्ट कर रही थी, उसको बेसिस रखते उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट जो है इसका कॉग्निजेंस ले सकती है। और फिर जो है वो ट्रायल कोर्ट भी कर्नाटका ट्रायल कोर्ट ने भी उस चीज़ को एंटरटेन किया और वहाँ पे भी खैर, हाँ जी, और वो अब जो है ऐसे केसेस वहाँ जो हैं चल रहे हैं, मतलब काफ़ी वहाँ पे भी कंप्लेंट्स जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ आज राइज़ पे है। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिबेट्स जो हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने बुक्स जो मैंने कंसल्ट की हैं, उन सारों में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके खिलाफ एक कहते हैं ना, जैसे एक क्रूसेड आप शुरू करने वाले हो, तो ये भी कुछ ऐसे एक इनकलाब मैं देखती हूँ, एक आ रहा है। क्योंकि कई चीज़ों को लॉ मीन्स, एक लॉ जो है वो इट एक मीant बी इक्वल फॉर ऑल। हाँ जी, और लॉ एक डायनामिज़्म पे चलता है कि जैसी सोसाइटी है, जो आज के टाइम में, अभी आप 20 साल पहले चले जाएँ, 90s में चले जाएँ, तो साइबर क्राइम का कहीं नामो-निशान नहीं था। आज जम्मू में गांधीनगर में साइबर सेल है, तो टाइम के साथ डायनामिज़्म जो है लॉ का वो चेंज हो रहा है। तो आज जो प्रोटेक्शन ऑफ, जहाँ ये फर्स्ट केसेज़ है, या फिर यू वुड से एक न्यू यूनिक लिटिगेशन शुरू हो रही है, आने वाले टाइम्स में ये चीज़ें आम हो जाएँगी। जो सताया हुआ होगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होगा, वो अप्रोच करेगा, लड़का हो या लड़की। क्योंकि अब जो है सोसाइटी के हालात बदल रहे हैं, लोगों के टेम्परामेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से, टेम्परामेंटल चेंजेस की वजह से दिस ये कुछ मैं बता दूँ आपको, ये नीड ऑफ द आवर बनती जा रही हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी कि ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में आना, दो एक बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर सामने आता है कि जहाँ पे हमारा मतलब शादी को एक सेक्रमेंट माना जाता है, जहाँ पे एक शादी को एक ऐसा संबंध माना जाता है जो कभी किसी चीज़ के अधीन होना ही नहीं चाहिए, और किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको आपस में ऐसा मतलब वो रखना चाहिए बैलेंस। और कहीं ना कहीं जहाँ इम्बैलेंस हो, जहाँ पे ऐसी चीज़ें आगे आ जाएं, एक बड़ा सोशल फैब्रिक जो है वो डिस्टर्ब करती है, फैमिली का भी और बच्चों का भी। तो अल्टीमेटली जो विक्टिमाइज हो रहा है वो लड़का ही नहीं, वो पूरी फैमिली भी हो रही है, लड़के के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये थोड़ी जो हैं, दे आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो तो जब आपने केस फाइल किया उसके बाद डिड यू एक्सपेक्ट कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ये नोटिसेस जो हैं वो जारी होंगे? आपको लग रहा था कि केस तो फाइल कर दिया गया है, लेकिन क्या मालूम कि जिस तरीके से जनरल अप्रोच है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो ज़्यादातर महिलाओं के ही खिलाफ होता है, महिलाएं जो है वो विक्टिम होती हैं उसमें, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि जब कानून के नाम में ही आपका वुमेन है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि अ मैन विल ऑल्सो फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस। So what did you expect and what has happened after that, after filing the case? जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं रेफ़र कर रही थी, हिराल हरोसा वर्सेस कुसुम रोसा, इस जजमेंट में 2016 की जजमेंट है। इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन हर तरीके से की जा सकती है। तो कहीं न कहीं मैंने एक ये महसूस किया है कि वकीलों में भी ये आज एक डिबेट है कि काफ़ी वकीलों ने मुझे भी अप्रोच किया कि वो समझना चाहते हैं इस चीज़ को। तो आपके माध्यम से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आज सोसाइटी के उस फ़ैसेट को हमें पहचानना चाहिए, जो अल्टीमेटली
आज उजागर हो रहा है एक तरीके से। और जो आपकी बात रही कि इस इंटरप्रिटेशन पे हम कैसे आगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, या जो आपका सवाल आपने पूछा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एज अ पर्सन मुझे एक डाउट तो 1% रहता है, क्योंकि वकील जो है वो अल्टीमेटली इज़ ऑल्सो बाउंड बाय द, इन फैक्ट आई बाउ बिफोर द मैजेस्टी ऑफ लॉ। तो ये सब हार्ड वर्क करने के बावजूद एक डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट जो है वो बड़ी, एक जुडिशियल डिस्क्रेशन जो है वो एक बड़ी, इट्स समथिंग जो कोर्ट के साथ ही रेस्ट करती है। और कहीं ना कहीं मुझे एक डाउट ज़रूर था कि इस पे डिस्कशन तो ज़रूर होगा। तो जब जज साहब ने पूछा कि आप अपना इसमें क्रिएट कर रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इस केस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो आप वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि एक्ट के नाम में ही वुमेन है। तो आप उस चीज़ का सहारा कैसे ले सकती हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो वो एक्सप्लेन करना जज को। और फिर आई वुड अप्राइज यू कि मैं बताना चाहती हूँ कि जज साहब ने भी 30 डेज़ लिए इस केस के कॉग्निजेंस लेने के लिए भी। तो बहुत लंबी सीरीज़ ऑफ हार्ड वर्क रही है वकीलों की तरफ से भी, और बेंच की तरफ से भी काफ़ी हार्ड वर्क रहा, और फिर अल्टीमेटली जो ये कॉग्निजेंस लिया गया है, इट्स अ वंडरफुल स्टेप। क्योंकि अल्टीमेटली लॉ का मकसद मतलब किसी को खुश करना नहीं है, ये जस्टिस देना है। तो मुझे लग रहा है कि ये करके मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिला है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आज हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी इस तरीके से हैं कि वो इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि आज किसी भी विक्टिम को, इस तरीके के विक्टिम को प्रोटेक्शन सीख करने में कोई इशू नहीं आता। लेकिन इसके साथ-साथ में ही जिस टाइम पर आप इस केस को स्टडी कर रहे थे, डिड यू नॉट फाइंड कि और कोई लॉ ऐसा हो सकता है, और कोई लॉ की प्रोविज़न्स ऐसी हो सकती हैं, जिसके तहत इसी तरीके का केस फाइल हो सकता है? क्रूरटी का केस हो सकता है, या और कोई जो है कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों? इस डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना मसला सुलझाइए, अपनी लड़ाई सुलझाइए, बट शादी को ना तोड़िए। कहीं न कहीं इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑब्वियसली वो शादी के रिश्ते के भी ऊपर भी आता है। बट इस एक्ट में ये पुश नहीं किया जा सकता कि आप अपनी शादी को तोड़ दें। आप वो कहते हैं कि आप एक-दूसरे की तरफ डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंसेस ना करें। आप उसको आपको प्रोहिबिट किया जाता है, बट शादी ना तोड़ने की एक तरीके से इसमें प्रोटेक्शन है। तो इस चीज़ लिए ये मुझे काफ़ी लगा, क्योंकि मैं तो उसका तलाक का केस भी फाइल कर सकती थी कि आप अगर अपनी मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो आप क्यों नहीं अपनी वाइफ से तलाक ले लेते हैं। बट एज लॉ ऑफिसर्स हमारी ड्यूटी ये नहीं है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम अपने क्लाइंट का डोमेस्टिक वायलेंस कर दें, उसका उसका मेंटेनेंस रख दें, उसकी ये कर दें। हमारी एज लॉ ऑफिसर ड्यूटी है कि हम पहले अपने क्लाइंट को रिकन्सिलिएशन में बिठाएं, मीडिएशन में बिठाएं, जहाँ पे एक शादी ना टूटने की अप्रोच रहे, ना कि उसको तोड़ने की अप्रोच रहे। मेरे फादर साहब भी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, सलाते साहब ऑल्सो यूज टू डू द सेम। वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को पहले रिकनसाइल करने की कोशिश किया करते थे। वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे फादर भी रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हमने उन्हीं से सीखी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी कि इस सोच की जो लिंक, मैं आपको बोलूँगी, इस सोच का जो सपोर्ट जो था, वो आई थिंक वो पापा की तरफ से ही आया, क्योंकि उनकी ऐसी सोच रही तो मेरी भी ये सोच आई कि शायद इनकी शादी, क्योंकि एक तलाक करने से तो शादी ख़त्म, आप फाइल कर दें, फिर वो चीज़ वापस, कहते हैं ना, एक वो स्टेप आगे चला गया, वो वापस कभी आएगा ही नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई और प्रोविज़न मैं कहूँ तो हाँ, इस इन्हीं क्लाइंट की एक और वो भी मैंने एक और कंप्लेंट भी की है। उसमें भी ये था कि जो उनकी वाइफ़ थी वो उनको थ्रेटन करती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी और उसमें आपका नाम लिख के चली जाऊँगी। और जो लॉ है वो वुमेन के बड़ा प्रो वुमेन है, इस उसमें ख़ासकर निर्भया केस के बाद। क्रिमिनल जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बाद, 2014 के बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसके बाद वो ये इतना हो गया है कि क्रूअल्टी की जैसे सेक्शन हो गई 498A, फिर डाउरी डेथ हो गई। और तो कोई भी डेथ जो है विद इन 7 years ऑफ मैरिज जो है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी अ डाउरी डेथ। तो उसमें भी जो हस्बैंड जो हैं वो बड़े विक्टिमाइज होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर अगर वो फंस जाए, 306 में भी अगर वो फंस जाए, तो वो भी बड़ा एक वो रहता है। तो उसकी मैंने ये कंप्लेंट भी एक तैयार की, उसमें भी मैंने इसको एक वो दिलवाया कि वो भी पेंडिंग है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जम्मू। उसमें भी सेम चीज़ हुई है कि जज साहब को मैंने कहा कि शी हैज़ थ्रेटन्ड अस, और ये थ्रेटन ही नहीं, इसने एक बारी फिनाइल भी पी ली थी। तो ऐसे इंसिडेंसेस जो हैं वो मेंटल
आप मानेंगे कि मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इशू है और सबसे इग्नोर्ड इशू है हमारी सोसाइटी का। अब एक्टर्स लाइक सुशांत या फिर जो बाकी जिन्होंने सुसाइड की है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ का ध्यान कोई रखता ही नहीं। आज मेरा क्लाइंट फिजिकली ठीक है, बट वो मेंटली इतना टॉर्चर्ड है, वो इतना टॉर्चर्ड है कि वो हर वक्त सोचता है कि बस मैं अपनी किसी ना किसी तरीके से मैं इस चीज़ से छुटकारा पाऊँ, पर कैसे पाऊँ? वो डेस्परेशन देख के, वो एक उसकी एक फ्रस्ट्रेशन देख के ही मैं जो है मैं इस थॉट के लिए पुश हो पाई। और इन लॉ का सहारा लेना अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसीलिए इस चीज़ ने जन्म लिया, आई वुड से, कि इसीलिए ये जो हैं जो वायलेंसेस जो एक्ट जो हैं, इनका सहारा लेके ये कंप्लेंट जो है मैं फ़ाइल कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मामला जम्मू कश्मीर में सामने आया है जहाँ पर एक हस्बैंड ये क्लेम कर रहा है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की है। हालांकि मामला अभी कोर्ट के अधीन है, लेकिन कोर्ट ने क्योंकि इसका कॉग्निजेंस लिया है और उस कानून के तहत जिस कानून में प्रोटेक्शन दी गई है महिलाओं को, जो महिलाएं विक्टिम होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने दरवाजे खोल दिए थे उन पुरुषों के लिए भी जो पुरुष जो है प्रताड़ित हुए, ताकि वो भी कोर्ट के अधीन अपनी दरख्वास्त लेकर जा सके। इस वजह से अब ये मामला जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इसमें जजमेंट आखिर क्या आती है।